वेरी वार्म वेलकम क्लास। तो अभी तक हमने बात की यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म की। अब आगे हम बात करेंगे फोर्सेस इन नेचर, काइंड ऑफ फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस, जिन्हें हम फंडामेंटल फोर्सेस कहेंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस जिसमें से पहला फोर्स आता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो म्यूचुअल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स होता है, एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव तो डिफाइन करता है ये दो मासेस के बीच में लग रहा है तो इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव किया जा सकता है। बट म्यूचुअल फोर्सेस और फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं पहले हम इनको समझते हैं। मास m1 और m2 पे दो पॉइंट मासेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जितना फोर्स m1 m2 पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स m2 m1 पे लगा रहा होगा। यानी एक की वजह से दूसरा फोर्स फील कर रहा होगा और दूसरी वजह से पहला फोर्स फील कर रहा होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो वहां पे उन दोनों में से किसी भी एक को ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं हो। यानी दोनों का होना जरूरी है ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कराने के लिए या उसके इफेक्ट को शो करने के लिए या उसके इफेक्ट को देख पाने के लिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं एग्जिस्ट है, कोई एक इंडिविजुअल मास ग्रेविटेशनल फोर्स को शो नहीं कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस को शो नहीं कर सकता है, इसलिए हमको वहां पे म्यूचुअली दो ऑब्जेक्ट का होना एक साथ, कम से कम दो ऑब्जेक्ट का एक साथ होना जरूरी होता है। ऐसे ही फोर्सेस म्यूचुअल फोर्स कहलाते हैं जहां पे हम किसी के एक के इफेक्ट को देखने के लिए किसी दूसरे के प्रेजेंस की वजह से ही देख पाते हैं। मतलब किसी एक का फोर्स का जो इफेक्ट है दूसरे का प्रेजेंस ही फील कराता है। जब तक दूसरा प्रेजेंट नहीं होगा तब तक फर्स्ट वन अपनी फोर्स को भी नहीं महसूस कर पाएगा, अपनी उसकी वजह से दूसरा फोर्स नहीं फील हो पाएगा कि उस सिस्टम में कोई फोर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गायब हो गया तो हम नहीं बता सकते हैं कि उस सिस्टम में कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कराने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों मिलके ही उस फोर्स को ओरिजिनेट करते हैं। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 m2। जब तक दोनों मासेस नहीं होंगे तब तक फोर्स नहीं दिखेगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं? सेंट्रल फोर्स उन फोर्सेस को कहते हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलाउंग लगते हैं। अगर इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर 1 है और इसका सेंटर 2 है ऑब्जेक्ट 2 का, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी के अलाउंग लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह लग रहा होगा या इस तरह लग रहा होगा। वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट के अलाउंग ही लग रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस सेंट्रल फोर्स कहलाएंगे और ऐसा जो उन दोनों के म्यूचुअल प्रेजेंस की वजह से जो फोर्स अराइज हो उसको म्यूचुअल फोर्स कहेंगे। तो पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा सीक्रेट फोर्स है जिसका ओरिजिनेशन आज तक फाइंड आउट नहीं हो सका कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप कहां से अराइज होता है, इसको अराइज करने वाली क्या चीज है, क्या रीजन है इसके पीछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप एग्जिस्ट हो जाता है। हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर एक चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पर एक चार्ज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट करते हैं, या दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के आने का रीजन क्या है? मास। मास तो हर एक चीज में होता है, लेकिन उस मास की वजह से ये फोर्स कहां से आ जाता है, इसके पीछे की थ्योरी को आज तक कोई फाइंड आउट नहीं कर सका। तो फंडामेंटल फोर्सेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वन, ये सबसे इंटरेस्टिंग फोर्स है। बाकी जो तीन फोर्सेस आते हैं जिसमें पहला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कैसा फोर्स होता है? म्यूचुअल फोर्स होता है। म्यूचुअल फोर्स क्यों होता है? क्योंकि फोर्स दोनों के इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर कलेक्टिवली डिपेंड करता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एक चार्ज जीरो हो गया, तो हम फोर्स को नहीं देख पाएंगे, हम उस फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी कैसा फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स है। और ये भी सेंट्रल फोर्स है, यानी दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलावा भी लगेगा, भले वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव। अगर चार्जेस सिमिलर है, सिमिलर मतलब सेम साइन, सेम काइंड के हैं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर वो अपोजिट काइंड के हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इनके बारे में फर्दर स्टडी और होंगी। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में इतना ही जानते हैं। बाकी जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें से आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज माना जाता है बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन दो प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, बट इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और ये भी डिस्टेंस बढ़ने के साथ कमजोर होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है उसके टूटने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स देखने को नहीं मिलते, जबकि हमको दो प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलते हैं, दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, और दो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए हमको न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर दो प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमको इसमें एक फोर्स देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा जाए तो दो प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। वहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को देखा जाए तो ये कैसा है? अट्रैक्टिव। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो होती है बहुत ही कम होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता है। इसका मतलब बहुत ही थोड़े से एरिया में लगने वाला फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इस फोर्स से बहुत ही ज्यादा होगा, तभी दो प्रोटॉन्स एक साथ न्यूक्लियस के अंदर रह पा रहे हैं। इसका मतलब हम इस बात से ये एनालॉजी निकाल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो या वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, इन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। आगे बात करते हैं फोर्थ वन की, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इस तरह के पार्टिकल्स जो होते हैं
वो न्यूक्लियस से वीकली बाउंडेड होते हैं। जब भी न्यूक्लियस पे थोड़ा सा भी अटैक होता है, चाहे वो थर्मल अटैक हो या पार्टिकल अटैक हो, तो सबसे पहले यही पार्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियस को छोड़ के भागते हैं, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े होते हैं। बात करते हैं फोर्सेस के रैंकिंग की, तो रैंकिंग में सबसे ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता है, SNF अब्रिविएशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। उसके बाद से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद से आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इन सभी में वीकेस्ट फोर्स होता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फोर्स यही है जिसके बारे में कोई फर्दर फंडामेंटल या रिलेशन इसका किसी और फोर्सेस से फाइंड आउट नहीं हो सकता। इन सभी के बीच में कुछ न कुछ रिलेशंस फाइंड आउट किए जा चुके हैं, इन सभी की कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते कि इसके पीछे का ओरिजिन क्या है। तो इस तरह हमने फिजिक्स में अभी तक प्रिंसिपल थ्रस्ट, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के बारे में बात की, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात की जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। यही चार फोर्सेस जो है वो हर एक मैक्रो लेवल पे दिखने वाले फोर्सेस के पीछे के रीजन माने जाते हैं, जिसको हमने रिडक्शनिज्म के कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट किया। चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे कॉन्टैक्ट फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स हो, या इसी तरह के कोई भी फोर्सेस हो, ये सभी फोर्सेस, इन सभी फोर्सेस के पीछे के रीजन जो है वो वही चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आगे हमारा डिस्कशन जो होगा वो इस बात पे होगा कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है।